हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं होम साइंस के एमसीक्यू की, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस के लिए प्रस्तावित आहार है, यानी लीवर सिरोसिस में किस तरीके की डाइट दी जाती है वो आपको बताना है। देखिए लीवर सिरोसिस होता क्या है। लीवर सिरोसिस में जो लीवर सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, या फिर हेपेटाइटिस जो होता है, यदि वह काफ़ी टाइम से आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम चल रही है तो लीवर सिरोसिस देखा जाता है। लीवर की सेल्स में सूजन आना, डेड होना सेल्स, तो यही लीवर सिरोसिस होता है। अब इसमें बताया गया है कि लीवर सिरोसिस जो है इसमें डाइट कैसी देनी चाहिए। ऑप्शन है अधिक वसा और अधिक सोडियम वाली डाइट, कम प्रोटीन तथा अधिक वसा वाली डाइट, या कम वसा तथा अधिक सोडियम वाली डाइट, या फिर मध्यम प्रोटीन तथा कम सोडियम वाली डाइट। तो देखिए जो लीवर सिरोसिस है इसमें मीडियम प्रोटीन और कम सोडियम वाली डाइट दी जाती है। लीवर में लीवर की जितनी भी डिसीज है, जैसे हेपेटाइटिस हो गए, एन्सेफेलोपैथी हो गया, सिरोसिस हो गया, इन सभी में डाइट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस में अधिक कैलोरी दी जाएगी, फैट मॉडरेट दिया जाता है, प्रोटीन हाई दिया जाता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस में है। हेपेटाइटिस में क्या है, कैलोरी भी हाई होती है, प्रोटीन हाई होता है, फैट मॉडरेट रखा जाता है। वहीं यदि लीवर सिरोसिस की हम बात करें तो लीवर सिरोसिस में कैलोरी जो है वो भी मॉडरेट होती है, प्रोटीन मॉडरेट होता है, और फैट भी लो होता है, और सोडियम भी कम दिया जाता है, क्योंकि इसमें स्वेलिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, इसीलिए इसमें कम प्रोटीन दिया जाता है। ठीक है, एन्सेफेलोपैथी आपने नाम भी सुना होगा कि ये क्या करता है, मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। किस तरीके से, जैसे कि अमोनिया जो होता है यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तन नहीं हो पाता अमोनिया का, तो क्या होता है, ऐसे में इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पर, इसीलिए कम प्रोटीन की सलाह दी जाती है। फैट इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। एन्सेफेलोपैथी में कम कैलोरी दी जाती है। तो इसका जो लीवर सिरोसिस है इसमें आपको समझ आ गया, मॉडरेट प्रोटीन, कम सोडियम, और क्या होता है, इसमें अधिक प्रोटीन नहीं दी जाएगी, कम प्रोटीन दी जाएगी, सोडियम भी कम होगा, मॉडरेट ही इसमें जो कैलोरी है वो दी जाती है। नेक्स्ट है, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों होती है काली चाय ब्लैक टी से ग्रीन टी अच्छी होती है। आजकल आपने देखा भी होगा बहुत लोग ग्रीन टी ही पीते हैं। ऑप्शन है, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होती है। तो देखिए जो ग्रीन टी होती है उसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और क्या अंतर होता है, और इसमें खमीरीकरण यानी फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता है, जबकि ब्लैक टी में ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटन प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है ग्लूटन। ऑप्शन है यहाँ पर सोया से, चावल से, मक्का से, या गेहूं से। तो ग्लूटन किससे प्राप्त होता है, गेहूं से। आपने एक डिसीज होती है सीलिएक डिसीज, ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा, सीलिएक डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, ये पाचन से संबंधित होती है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन आ जाती है, इसीलिए इसमें ग्लूटन फ्री डाइट दी जाती है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने डाइट के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इसमें ग्लूटन फ्री डाइट दी जाती है सीलिएक डिसीज वाले पेशेंट को। क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें डायरिया देखा जाता है, एब्डोमिनल पेन देखा जाता है, ब्लॉटिंग, ये सभी समस्याएं होती हैं जो कि ग्लूटन के प्रतिकूल प्रभाव के कारण होती हैं। इसीलिए उसमें गेहूं की रोटियां नहीं दी जाती, यदि दी जाती है तो उनका ग्लूटन जो होता है उसको निकाल के दी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड होता है। कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में सबसे कम मात्रा में होता है। ऑप्शन है मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, या फिर ल्यूसिन। कौन सा है ऐसा, कौन सा है, मिथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, लाइसिन है, या ल्यूसिन है। देखिए जो गेहूं में नहीं पाया जाता, बहुत ही कम मात्रा में होगा, वो कौन सा होगा, वो आपका लाइसिन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, लाइसिन होता है, ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन यदि आपसे दालों में पूछ लिया जाए दालों में कौन सा नहीं होगा, तो वहां पर मिथियोनिन नहीं होता है। ठीक है, ये दालों में नहीं होता। और क्वेश्चन क्या बनते हैं अमीनो एसिड से, कि कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक है, असेंशियल है, या नॉन असेंशियल है। यदि लाइसिन की यहाँ पर बात करें, ये किस प्रकार का है, तो ये असेंशियल है। ठीक है,
ये कैसा है, असेंशियल है। ल्यूसिन आपका किस टाइप का है, ये भी असेंशियल है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन किस टाइप का है, ये भी असेंशियल है। मिथियोनिन क्या है, ये भी असेंशियल है। तो ये सारे ही अमीनो एसिड कौन से थे, आवश्यक अमीनो एसिड हैं, ठीक है। दालों में कौन सा नहीं पाया जाता, मिथियोनिन नहीं पाया जाता है। और गेहूं में कौन सा नहीं पाया जाता है, लाइसिन नहीं पाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा है क्या सही नहीं है, दालों और अनाजों के अंकुरण के बारे में। ऑप्शन है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, या फिर पकाने में कम समय लगना। तो देखिए आपको पता है जब दाल या अनाज को अंकुरित किया जाता है, विटामिन सी उनमें बढ़ जाता है, बी बढ़ जाता है, और पकाने में भी उनमें कम समय लगता है क्योंकि अब वो अंकुरित हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। लेकिन ऑप्शन जो सी है ये आपका गलत होगा, पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, ऐसा उसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। तो किस तरीके का परीक्षण होता है, ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, आयोडीन के विलयन के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि दूध में स्टार्च की मिलावट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, स्टार्च की मिलावट का इसमें पूछा है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है, तो आयोडीन के विलयन द्वारा। इसमें क्या होता है कि एक परख नली में थोड़ा सा मिल्क लेकर उसमें आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि वह घोल बैगनी या नीले रंग का हो जाए तो इससे ये ज्ञात हो जाता है कि जो मिल्क है उसमें मिलावट की गई है, और किसकी, स्टार्च की। यदि आपसे पूछ लेता कि यहाँ पर दूध में कौन कौन सी मिलावट होती है उसके लिए कौन से परीक्षण है, तो यहाँ पर आपका लैक्टोमीटर भी आ जाता, ठीक है। लैक्टोमीटर के द्वारा पानी की मात्रा को मापा जा सकता है दूध में, ठीक है। और स्टार्च की मिलावट के लिए आयोडीन के विलयन द्वारा। यदि हम इसमें और कुछ जाने तो देखिए मिलावट निरोधक अधिनियम आया, कब आया, 1954 में, ठीक है। शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, पीएफए कहा जाता है, यानी प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। और ये कब आया, 1954 में आया, ठीक है। नेक्स्ट है, ज्वर की अवस्था में, यानी फीवर की यहाँ पर बात हो रही है, शारीरिक अवस्था में तापमान में प्रति 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 7% बढ़ना, 7% घटना, 5% बढ़ना, या 5% घटना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है, फीवर की कंडीशन में तापमान में कितनी वृद्धि होने पर चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आएगा, तो 7% यहाँ पर बताया गया है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, या 37 सेल्सियस आप जान लें। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन जब हो जाता है, यदि टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में क्या होता है, चयापचय दर में भी परिवर्तन होने लगता है, जो क्या बताता है, जो कि पोषण संबंधित जरूरतों को बताता है। जैसे फीवर में यदि सीवियर इन्फेक्शन आपको हुआ है तो क्या होता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, BMR, ठीक है, ये न्यूनतम चयापचय दर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, ये क्या होता है, बढ़ जाता है। और शरीर के तापमान में प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट की वृद्धि के साथ BMR जो होता है 7% बढ़ता है, ठीक है। 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि होगी, यहाँ पर वही तो दिया है, 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर कितना बढ़ेगा, 7%, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, यदि सीवियर इन्फेक्शन है तो 70% अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी आपकी बॉडी को। यदि इन्फेक्शन कम है तो 20% आवश्यकता होगी। क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। देखिए यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है, फीवर हुआ है, बहुत ही कम मात्रा में है, इतना इन्फेक्टेड आपको नहीं किया है, तो 20% एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लेनी होगी। लेकिन वहीं यदि सीवियर इन्फेक्शन है, यदि ज़्यादा है तो 70% अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये आपको समझ में आया कि जब 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि से न्यूनतम चयापचय दर में कितनी वृद्धि होगी, 7% बढ़ जाएगी BMR, ठीक है। क्या होगा, जब शरीर के तापमान में प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट की वृद्धि के साथ BMR में 7% वृद्धि हो जाती है। यदि आपका जो टेम्परेचर है 98.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, यदि यह 99.6 फ़ारेनहाइट होगा तो क्या होगा, BMR में 7% वृद्धि होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है ओवरवेट कहलाता है, स्लाइट ओबेसिटी कहलाएगा, सीवियर ओबेसिटी कहलाएगा या ग्रॉस ओबेसिटी कहलाएगा। आप लोगों ने बीएमआई के बारे में सुना होगा, ठीक है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। तो इन्होंने एक इंडेक्स निकाला हुआ है जिसमें यदि 18.5 से कम है, ठीक है, बीएमआई निकल के जब आता है, बीएमआई यानी कि जो आपके शरीर की लंबाई और वजन का अनुपात निकालने के बाद बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बीएमआई यदि आपका 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट है, ठीक है। यदि 25 से 29 के बीच है तो आप ओवरवेट है, ठीक है, ओवरवेट है। यदि इससे ज़्यादा है तो ओबेसिटी है आपको, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा? स्लाइट ओबेसिटी आएगा। क्यों आएगा? देखिए, जो सीवियर ओबेसिटी है, यदि बीएमआई आपका कितना आएगा, यदि 35 से 39 के बीच आएगा तो सीवियर ओबेसिटी कहलाता है। स्लाइट यानी आपका बीएमआई 30 से 34 के बीच में है और दूसरे नंबर का बीएमआई जो होता है 35 से 39 के बीच में होता है। एक्सट्रीम यानी कि ज़्यादा ही अगर गंभीर है तो 40, ठीक है। तो ये है आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग ये बताया गया है 30% यदि अधिक है सामान्य वजन से तो कितना है? स्लाइट ओबेसिटी के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट है, ब्लांचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें ऑप्शन है खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को निकालना, खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना, खाद्य एंजाइम को क्रियाशील बनाना, रासायनिक क्रिया करना। तो देखिए, ब्लांचिंग में क्या होता है? ब्लांचिंग में खाद्य पदार्थों में उपस्थित जीवों को मारा जाता है। ब्लांचिंग क्या है? ब्लांचिंग में जैसे कि तैयार सब्जियां होती हैं उनको खौलते या कम गर्म पानी में डाला जाता है, 3 से 5 मिनट के लिए उन्हें गर्म किया जाता है, उसके बाद फिर उन्हें ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है ब्लांचिंग से? तो देखिए, ब्लांचिंग के लाभ क्या होंगे? ब्लांचिंग में जैसे कि जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी और क्या होगा, जो डिब्बे हैं उनमें सब्जियां भरी जा सकती हैं, जिन्हें कैनिंग मेथड होता है, ठीक है। कुछ एंजाइम भी नष्ट हो जाते हैं, सब्जियों का स्वाद अच्छा हो जाएगा। तो कई सारे इसके लाभ भी होते हैं। सबसे अच्छा लाभ होता है कि जो खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं। ब्लांचिंग क्या है? खौलते पानी में सब्जियों को डाला जाता है, 3 से 5 मिनट के बाद फिर निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, आधारित सर्वेक्षण की एक विधि है। कौन सी है आधारित सर्वेक्षण की एक विधि? ऑप्शन है 10 घंटे अनुस्मरण, 12 घंटे अनुस्मरण, 5 घंटे अनुस्मरण या फिर 24 घंटे अनुस्मरण। तो देखिए, जो आधारित सर्वेक्षण की विधि होती है 24 घंटे अनुस्मरण, इसे और क्या कहा जाता है? रिकॉल मेथड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रिकॉल मेथड का 24 घंटे अनुस्मरण। इसमें क्या होता है? इसमें ज्ञात किया जाता है, एक सर्वे होता है कि 24 घंटे में जो भी ली गई आहार की खुराक है वो कितनी है, क्या क्या आपने लिया है, तो 24 घंटे देखा जाता है। रिकॉल मेथड भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है नमक, हल्दी, अजीनोमोटो या जीरा। तो क्या है इसका रासायनिक नाम? अजीनोमोटो होता है। अजीनोमोटो इसका जो यूज़ है मोनोसोडियम ग्लूटामेट का, ये स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसका यूज़ होता है, स्वाद बढ़ाने के लिए, ठीक है। और अभी ये क्या है, ग्लूटामेट जो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसका इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है, यानी ब्रेन पर नकारात्मक प्रभाव ये डालता है। इसी के कारण कई स्टेट में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, जैसे एमपी में, दिल्ली में, केरल, गुजरात, यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है मोनोसोडियम ग्लूटामेट को। इसका यूज़ होता था खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए। दूसरा नाम क्या है इसका? अजीनोमोटो। और ये इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इसी के कारण से कई राज्यों में बैन कर दिया गया है, नकारात्मक प्रभाव ब्रेन पर इसका पड़ता है। नेक्स्ट है, पीने के पानी का टीडीएस होना चाहिए। कितना होना चाहिए पीने के पानी का टीडीएस यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड। ऑप्शन है L 50 mg पर लीटर,
300 से 500 mg पर लीटर, 500 से 600 mg पर लीटर, 50 से 150 mg पर लीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। यदि TDS इतना निकल कर आता है 50 से 150 mg पर लीटर, तो ये पानी का बहुत ही अच्छी मात्रा है। देखिए टोटल डिजोल्व सॉलिड जो होता है ये कुल घुलित लवण यानी कि पानी में घुले हुए अशुद्ध कणों की मात्रा को ये बताता है। नेक्स्ट है वह मेन्यू जहां खाद्य पदार्थों की कीमत अलग अलग लिखी जाती है। कौन सा है वो मेन्यू जिसमें खाद्य पदार्थ की कीमत अलग अलग लिखी जाती है? ऑप्शन है एला कार्टे मेन्यू, साइक्लिक मेन्यू, टेबल डी हॉट मेन्यू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए जो मेन्यू है उसमें एला कार्टे मेन्यू जो है उसमें क्या होता है, एक तरफ आइटम लिखे होते हैं फूड आइटम, और एक साइड रेट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए चपाती है, ठीक है, उसके रेट्स हैं 22 या जितने भी आप मान लो। तो एक तरफ फूड आइटम लिखे होंगे, एक तरफ रेट्स लिखे होंगे। जैसे आपने रेस्टोरेंट वगैरह में देखा भी होगा, वहाँ मेन्यू होता है, उस मेन्यू पे आपको दे दिया जाता है, एक तरफ फूड आइटम्स लिखे होते हैं, एक तरफ उनके रेट या प्राइस लिखे होता है। तो ये कौन सा मेन्यू है? ये है टेबल डी हॉट मेन्यू। दूसरा साइक्लिक मेन्यू कौन सा होता है? तो साइक्लिक मेन्यू एक वीक में चलाया जाता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स में, पीजी हॉस्टल्स में आपने देखा होगा कि मंडे ये बनेगा, फिर नेक्स्ट मंडे भी वही बनेगा। तो इस तरीके से पूरे वीक का इसमें हो जाता है कि मंडे संडे ये चीज़ें बनेंगी, फिर नेक्स्ट वीक में भी वही सब दोहराया जाएगा। तो ये क्या है? साइक्लिक मेन्यू होता है। टेबल डी हॉट मेन्यू कौन सा होता है? टेबल डी हॉट मेन्यू को फिक्स मेन्यू भी कहते हैं। जैसे कि थाली हो गई, ठीक है, आप कहीं जाते हैं वहाँ पर थालियों के प्राइस लिखे होते हैं कि ये राजस्थानी थाली है या गुजराती थाली है, उसमें सारे फूड आइटम्स होते हैं गुजरात के। तो वो एक फिक्स मेन्यू होता है कि ये आपको थाली मिलेगी, इसमें फिक्स है कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर आप थाली ले रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको सब चीज़ें उसमें आपको अच्छी लगे, लेकिन वो फिक्स मेन्यू होता है, ठीक है। उसके प्राइस होते हैं जैसे 300 400 जितने भी होते हैं, तो वो एक फिक्स मेन्यू होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन से। इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है? रक्त शर्करा बढ़ती है, रक्त शर्करा घटती है, रक्त शर्करा बनाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये कहाँ से, इंसुलिन जो है कहाँ से आता है? ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं, ठीक है। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं इंसुलिन बनाती हैं, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है। यदि इंसुलिन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि कोई चोट लगने से भी ऐसा हो सकता है, या फिर आप मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तभी भी ऐसे हो सकता है। बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं डायबिटीज़ के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रक्त शर्करा क्या होती है, इसमें घटती है। इंसुलिन का कार्य होता है रक्त शर्करा को घटाना, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 20 में सही होगा। नेक्स्ट है सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। कितना होता है सामान्यतः शरीर का तापक्रम? ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.3 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। तो कितना होता है बताइए। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 98.6 फॉरेनहाइट, ठीक है। और यदि सेल्सियस में पूछ ले 37 सेल्सियस। तो ये होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं। ये किसके लक्षण हैं? उच्च रक्तचाप के, डायबिटीज के, या फिर कैंसर के, या हृदयघात के। तो किसके लक्षण हैं ये? पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, पॉलीयूरिया। तो देखिए ये सभी जो हैं कि डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है? पॉलीडिप्सिया में अधिक प्यास लगती है। पॉलीफेगिया में क्या होता है? अधिक भूख लगती है। पॉलीयूरिया में यूरिन अत्यधिक आता है, बार बार पेशाब आता है, तो ये पॉलीयूरिया में। पॉलीफेगिया में क्या होगा? भूख अधिक लगेगी। पॉलीडिप्सिया में क्या होगा? प्यास अधिक लगेगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट में मिलान करने के लिए पूछ लेता है, बाकी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम में समृद्ध प्राप्त होता है। क्या डाला जाएगा दूध में कि आपको कैल्शियम से कैल्शियम जिसमें अधिक मात्रा में है कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या रेनिन, या फिर लाइपेज।
देखिए यहाँ पर इसको आप क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, समृद्ध पनीर लिख लीजिएगा, पनीर प्राप्त होगा। ठीक है, पनीर प्राप्त होगा तो किससे होगा? सिट्रिक एसिड से। आप घर पे भी आपने देखा होगा जब आप पनीर को बनाते हो तो उसमें सिट्रिक एसिड यानी नींबू उसमें डाल देते हो, नींबू की कुछ बूंदे डाल दी या खट्टा दही डाल देते हो, तो उससे क्या होता है? पनीर आपको प्राप्त हो जाता है जिसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है। तो ऑप्शन 20 का सही होगा। नेक्स्ट है, नली द्वारा आहार देने को यह भी कहा जाता है। तो नली द्वारा जो आहार दिए जाते हैं जैसे कि ट्यूब फीडिंग जिसे हम बोलते हैं, नाक के द्वारा, स्टमक के द्वारा, जीजिनम के द्वारा, जैसे नेस्ट्रोगैस्ट्रिक फीड हो गई, ठीक है, या गैस्ट्रोस्टोमी हो गया, जीजिनोस्टोमी हो गया, या इंजेक्शन के द्वारा जिसे इंटरवेनस फीडिंग बोला जाता है, इंट्रोवेनस फीडिंग बोला जाता है। तो इस टाइप की ट्यूब फीडिंग दी जाती हैं और ये कौन सी होती है? एंटरनल पोर्शन, एंटरनल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है जो कि ट्यूब के द्वारा दी जाती है। यदि पेरेंटल की यहाँ पर बात करें, पेरेंटल में क्या होता है? तो इसमें एक पतली लचीली ट्यूब के द्वारा जिसे कैथेटर कहते हैं उसके द्वारा इसे नस में डाला जाता है। ठीक है, पेंटरनल, एंटरनल के द्वारा ट्यूब फीडिंग जैसा कि आपका हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कौन सा है बुरा कोलेस्ट्रॉल? ऑप्शन है VLDL, HDL और LDL या ट्राइग्लिसराइड। तो देखिए जो बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो आपका LDL होता है, LDL। ठीक है, LDL जो होता है ये बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। और LDL की फुल फॉर्म क्या होती है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। जैसे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, उसमें क्या होगा? आपका हाई LDL होगा यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा। वहीं यदि हम बात करें म्यूफा प्यूफा की, HDL जो होगा किस में होगा? म्यूफा प्यूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें क्या होगा? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट से संबंधित जितनी डिसीज होती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, उन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और जो HDL होता है, ये जो LDL है ये इंक्रीज होता है, इसके लेवल को कम करता है। ठीक है, HDL जो LDL है इसके लेवल को कम करता है। HDL जैसे कि आपके ऑलिव ऑयल हो गए, कैनोला ऑयल हो गया, ठीक है, जैतून का ऑयल या सफ़ेद सरसों का ऑयल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? म्यूफा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और LDL आपका जैसे वनस्पति घी हो गया, डालडा हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? LDL यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड। और HDL किस में अधिक होगा? म्यूफा और प्यूफा में, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मधुमेह दिवस? ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 अक्टूबर को, या फिर 12 दिसंबर को, या 14 दिसंबर को। तो मधुमेह दिवस जो है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, आपका कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एक्सिस, एक मिनट, ये इसकी इस बार की थीम थी। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, जागरूकता के तौर पर, जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो ये 20 MCQ थे। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।